आज की कहानी कंजूस सेठ की दावत। चंदनपुर गांव में मनीराम नाम के एक सेठ जी रहते थे। हालांकि उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर कंजूस बहुत थे। एक बार वे दुकान पर मछली खरीदने गए। दुकानदार ने जब मछली के पैसे बताए तो सेठ जी बोले, ये तो बहुत ज्यादा है, तुम तो बहुत टकराए हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने थोड़े से मिलता होगा। तब दुकानदार ने कहा, जाओ तो फिर थोक के रेट के पास चले जाओ। सेठ जी थोक रेट की दुकान पर पहुंचे और वहाँ पैसे पूछने लगे। जब उन्होंने पैसे बताए तो वे सेठ जी को फिर से बहुत ज्यादा लगे और सेठ जी बोले, पड़े कि जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ कितने की थोड़ी मिलती होगी। दुकानदार, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात जंच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर पैसे देकर क्यों ले। वहीं नदी की खोज में निकल पड़े और आखिरकार पास के गांव में पहुंच उन्हें नदी मिली। मछली पकड़ने के चक्कर में सेठ जी नदी में काफी गहराई तक पहुंच गए। तभी नदी में एक भयानक लंबा सांप आया और अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। सेठ जी को याद आया कि उन्हें तो तैरना आता ही नहीं। फिर सेठ जी घबराने लगे। जब वो नदी से बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने मन में एक मन्नत मांगी, अगर मैं नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया, पर वो धीरे धीरे आंखें बंद करके आधी दूर तक आ गए। आँख खोलकर उन्होंने देखा तो पछताने लगे। मैं बिना मतलब का ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया, आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ। तब उन्होंने फिर से मन में ठाना कि अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा साहस करके उन्होंने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गए। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथा हिस्सा बचा है तो वो फिर बोल पड़े, अगर मैं अब बाहर निकल गया तो नदी से 21 ब्राह्मणों को भोजन करा। ऐसा ही करते करते सेठ जी थोड़ा और किनारे पहुंच गए और फिर मन में सोचने लगे कि 21 ना सही लेकिन 11 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन खिला ही दूंगा। फिर थोड़ा तैरने के बाद जब 2-3 फीट ही रह गया था तब सेठ जी फिर बोल पड़े, 11 नहीं पर 1 ब्राह्मण को तो मैं खिला ही दूंगा, जरूर खिलाऊंगा। ऐसा करते करते सेठ जी आखिरकार नदी से बाहर ही आ गए। बाहर निकलने के बाद सेठ जी ने सोचा, अब वह तो दिया है पर 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊं कैसे। कहने को तो कह दिया सेठ जी ने कि 1 ब्राह्मण को भोजन करा देंगे, पर अब पैसे बचाने के चक्कर में सेठ जी ऐसे ब्राह्मण की खोज में चले गए थे जो कि बहुत कम खाता हो। कहीं जगह ढूंढने के बाद भी सेठ जी को बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ जी को 1 ब्राह्मण मिल ही पाया गया। अब सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण देवी कम चालाक नहीं थे। वह तुरंत ही बोल पड़े, मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पीढ़ियां ही खा पाता हूँ। सेठ जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सुबह सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ जी पंडित जी का इंतजार करने लगे, पर 9 बजे तक भी पंडित जी घर नहीं आए। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी सेठानी जी से यह कहकर दुकान चली गई कि देखो मैं जाता हूँ, मेरे पीछे पंडित जी आए तो उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपये दक्षिणा भी दे देना। सेठ जी के जाने के बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठान जी तुरंत पंडित जी से पूछा कि क्या हुआ पंडित जी। पंडित जी कहा, क्या बात आई है, आज के दिन तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वो जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 11 अशरिफियाँ देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो पड़ी और कहने लगी कि सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना।
भोजन खत्म करने के बाद पंडित जी फिर फूट फूट कर रोने लगे। तभी सेठानी ने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया पंडित जी, क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ जब जिंदा थी तो वो मुझे भोजन कराने के बाद भी 51 अशरीफिया और साथ ही साथ आटा और चावल का भी दान करती थी। पर वो सब भी पुरानी बातें हैं, अब वो समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। तभी सेठानी बोल पड़ी कि पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने आटा, चावल, तेल, घी आदि सारा सामान एक झोले में बांधकर पंडित जी दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर को निकल लिए। रात को जब सेठ जी लौटकर घर आए तब उन्होंने सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन करने आए थे? तब सेठानी जी ने कहा कि मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया था पर वह बार बार रो रहे थे। इस पर सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, बार बार रो रहे थे वो क्यों? फिर सेठानी जी ने बताया कि उनको बार बार सासू माँ की याद आती जाती थी, लेकिन सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनकी सारी दान दक्षिणा पूरी की। सेठ जी बुरी तरह से चौंक गए। अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी जी ने पूरी कहानी बताई तो गुस्से से सेठ जी का खून खौलने लगा। सेठ जी ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी हथियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित जी ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी और पंडित दायन को यह बता रखा था कि जैसे ही सेठ जी उनके घर आए तो वह तुरंत पंडित जी को एक सफ़ेद कफन उड़ा दे। और जब सेठ जी आ गए पंडित दायन ने रोने लगी और कहने लगी, पंडित जी सब कुछ छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए? फिर सेठ जी कहा, अरे इनको क्या हो गया? अरे सवेरे अच्छे घर में बैठे थे, पता नहीं कहाँ का एक दाढ़ी वाला सेठ आया और इनको क्या खिला दिया। वहाँ से जब लौटे हैं वहाँ उल्टी करते करते पंडित जी हमको छोड़कर चले गए थे। फिर कहाँ से कफन के लिए हम पैसे लाएंगे? कोई बेटे ही नहीं है घर में, कैसे इनको इतना सब कुछ देखकर सेठ जी बहुत घबरा गए और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर पंडित तानी को देते हुए बोले, जी ये लीजिए, यहाँ कुछ रुपए है, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार करा लीजिएगा और बाकी भी जो ज़रूरत का सामान होगा वो मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ जी फौरन अपने घर को निकल लिए और डर के मारे दाह संस्कार के सामान के साथ ही 2 महीने का राशन भी पंडित जी के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिकड़म लगाने का सोचा और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ जी अपनी दुकान के लिए निकल गए तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने को चल दिए। 2 महीने से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनवाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक सेठानी उतने ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी उनसे पूछा कि अरे पंडित जी आप तो मर गए थे ना? जिस पर पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ मैं मर गया था, मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है ना, तो यह मैं अपनी दाढ़ी। पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहीं से पता लगा गया कि सेठ जी के एक चुटकी नाम की एक लड़की थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित जी ने सेठानी से कहा, मुझे ओहा चुटकी मिली थी क्योंकि मेरा यहाँ आना जाना रहता है। तो उसने बोलाई कि पंडित जी मेरे घर भी चल जाना, मेरा माता पिता का हालचाल ले आना और उन्हें भी मेरा समाचार दे देना, तभी तो मैं आपको समाचार देने आया हूँ। यही सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी कि मेरा चुटकी कैसा है? ये सुनकर पंडित जी जवाब दिया, क्या बताओ, चुटकी तो बहुत कमज़ोर हो गई है,
वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है, ना फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ हजामत बनाने वाला भी कोई नहीं है, तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और चुटकी का भी काम कर दूँगा। अब देखो, मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ, तो तुमको जो कुछ भी चुटकी को दिवाना हो वो मुझे दे देना, मैं जाकर उसको दे दूँगा। अब सेठानी जी ने चुटकी के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित जी को दे दी और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ जी लौटकर घर आए तो सेठानी उन्हें कुछ नहीं बताया। किसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने चला लिया। उसके बाद पंडित जी फिर से सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे। पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी कि क्या हालचाल है पंडित जी। जिस पर पंडित जी ने कहा, हालचाल बहुत बढ़िया है, अब तो चुटकी एकदम तंदुरुस्त हो गई है। तुम्हारा दिया हुआ सामान देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। उसने खूब खाया पिया। उसने तुम्हारा और सेठ जी का हालचाल पूछा है और जानती हो तुम नानी बन गई हो, चुटकी को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा सुनो, चुटकी ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने कहा वहाँ दावत का भी इंतज़ाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारे इंतज़ाम करने लगी। उन्होंने तांगा बुलवाया और उसमें आटा चावल और सारा राशन भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा कि पंडित जी चुटकी से कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, ज़रूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर आ पहुंचे और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने सेठानी से पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो, कोई आया था क्या? तब सेठानी ने सेठ जी को बताया कि स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप नाना बन गए हैं। नाना? मैं नाना कैसे बन गया? न मेरी कोई बेटी न कोई भतीजी, भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी जी ने सेठ जी को बताया कि अरे वो अपनी चुटकी है ना, स्वर्ग में उसको लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे कि यह सारी बातें सुनकर तो मानो सेठ जी को जैसे करंट लग गया हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे कहीं वो तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? इतना सुनकर सेठानी जी ने बताया कि मैंने कुछ खास नहीं दिया, बस चुटकी के बेटे के लिए सोने की चैन, कपड़े, एक टकोरी फल, आटा चावल दाल तेल और 2 महीने का राशन। अब तो सेठ जी को काटो तो खून नहीं। सेठ जी अपनी अकल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर की तरफ चल लिए। जब सेठ जी पंडित जी के पास पहुंचे तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण नहीं ढूंढ लूँगी। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन हर महीने कम से कम 2 बार मुझे निमंत्रण के लिए बुलवाना होगा और हर बार 101 रुपये दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मैं हर महीने आपको 2 बार दावत भी खिलाऊंगा और 101 रुपये दक्षिणा भी दे दूंगा। जिस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अब तुम चैन से